नमस्कार, 5 की पंचायत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और बिहार से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर कर्नाटक तक आज सियासत के मैदान में एसआईआर और वोट चोरी, मतदाता सूची में गड़बड़ी, इस तरह के आरोपों का महाघमासान मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को वोटर फ्रेंडली बताया है, तो इससे विपक्ष को झटका लगता हुआ दिख रहा है। तो वही राहुल गांधी को कर्नाटक से आया एक और करारा वार। पहले अपने ही मंत्री रमन्ना के बयान से चोट उन्होंने खाई थी और उन्होंने कहा था कि मतदाता सूची में अगर गलती हुई है तो इसके लिए हमारी ही कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है और हमें इसके लिए शर्म आनी चाहिए। रमन्ना तो तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिए गए, लेकिन कांग्रेस के लिए नई मुसीबत फिर एक बार कर्नाटक से आई। इस बार पूर्व कांग्रेस नेता सीएम इब्राहिम का दावा आया कि सिद्धारमैया की जीत वोट खरीदने से हुई थी। अब बीजेपी पलटवार कर रही है कि कांग्रेस घुसपैठियों के वोट से खेल रही है और उनके वोट को अपना वोट बैंक बना रही है और यही है उसका चुनावी दांव। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस अपने ही जाल में फंस गई है। वहीं राहुल गांधी कह रहे हैं कि संविधान की रक्षा पर वो अडिग हैं। एक व्यक्ति एक वोट संवैधानिक हक है और इसके लिए उनकी लड़ाई जारी रहेगी। तो सवाल उठता है कि वोटर लिस्ट की इस सियासत में सच्चाई क्या है और झटकों की यह सियासी चेन कब टूटेगी। सबसे बड़ा सवाल है कि एसआईआर यानी सर ने किसका बढ़ाया है सरदर्द। 5 की पंचायत में आज इसी पर होगी बड़ी बहस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हम बात कहते हैं कि ये पूरी सियासत दिल्ली से कर्नाटक तक और कर्नाटक से बिहार तक है, तो आज फिर कर्नाटक से बयानों के तीर चले हैं, बिहार से भी बयानों के तीर चले हैं और दिल्ली तो वाकई जो सियासत है वो यहां पर हो ही रही है। तो किस तरह से बयानों के तीर चले हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर के, क्या कुछ कहा गया है, किसने किसको निशाना बनाया, आइए आपको दिखाते हैं। एक के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली अनेकों राज्यों और देश में 3 बार लगातार चुनाव हारने के बाद, 90 चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी जी आरोप प्रत्यारोप पर लगातार जारी है। अब इनका मॉडस ऑपरेंडी क्या है राहुल जी का? चुनाव हारो, झूठे आरोप लगाओ, कभी इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट दर्ज मत कराओ, कभी सबूत मत दो और लोकतंत्र को फर्जीवाड़ा करके एक तरह से जनता को भ्रमित करने का काम करो, लोकतंत्र को नीचा दिखाने का काम करो। किस प्रकार वोटों की चोरी करी है। 1,02,50 वोट एक कॉन्स्टिट्यूंसी में चोरी हो जाए। राहुल जी ने फिगर दिए, आंकड़े दिए और इलेक्शन कमीशन जो बेबूदी बात कर रहा है, आप तो मैं एफिडेविट दो। पहली बार सुनने ऐसी बात। ये दुर्भाग्य देश का। इलेक्शन कमीशन उसको तो इस पद पे रहने का हक ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन को तो इस्तीफा देना चाहिए। 1952 से अगर हम शुरुआत करें तो चोर चोर मुसेरे भाई मिलकर वोट की चोरी की दुकान चलाई। यानी कि कांग्रेस सीपीआई ने मिलकर संविधान निर्माता, एक संत जैसे नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को चुनाव हरवाया। 1957 में बूथ कैप्चरिंग करके कांग्रेस ने काम किया। 1967 में कांग्रेस ने जेएंडके में, जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से एक तरह से रिगिंग करके विरोधियों के नॉमिनेशन तक खत्म करवा के ये सब कार्य कर दिए। और सरदार पटेल पे तो आज मैं क्या कहूं, वो तो कांग्रेस ने अंदर ही अंदर उनके साथ जो किया, नहीं तो सरदार पटेल शायद पहले प्रधानमंत्री होते। इतने गंभीर हैं कि ओरिजिनल मतदाताओं को मार देते हैं, शिफ्टेड बता देते हैं, अनट्रेसेबल बता देते हैं और जो भाजपा के लोग हैं, संभावित प्रत्याशी या वर्कर या बड़े बड़े लोग, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जैसे, उन लोगों का एक नहीं 2-2 ईपीआईसी नंबर बन जाता है। पूरा चुनाव आयोग का एक बड़ा भाजपा के साथ मिलकर के एक भारी जो है षड्यंत्र जो है रचा जा रहा है। झूठ बोलना, भ्रम फैलाना, यही उनका रूटीन रह गया है।
अरे पहला दिन तो हमने बता दिया, चुनाव आयोग का नोटिस आया, हमने जवाब दिया, ईपिक नंबर भी मेरा खत्म हुआ और मेरे पास सबूत था। आप क्यों नहीं अभी तक जवाब दे पाए? आपने 2 जगह का कहां दुरुपयोग किया, क्यों नहीं साबित कर पा रहे हैं? एक तरफ संवैधानिक पद पर बैठ के संविधान का शपथ ले रहे हैं और दूसरे तरफ संवैधानिक संस्था का अपमान करना। चुनाव आयोग सिटीजन तय कर रहा है या वोटर तय कर रहा है? सिटीजन तय करने वाली संस्था कुछ और है। नेता प्रतिपक्ष ने परत दर परत खोल के रख दिया है कि कैसे ईपीआईसी नंबर बन रहे हैं और जिनका जेन्युइन है उनको खारिज किया जा रहा है। अभी तो हमने थोड़ी सी पड़ताल की है, ये सिलसिला जारी रहेगा और मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के लिए बेहद आवश्यक है। विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण का मतलब है कि डबल ईपिक नंबर है उसमें डिलीट करना है, डबल नाम है उसको डिलीट करना है, मृतक का नाम हटाना, वो भी ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ है अभी। तो बूथ लेवल एजेंट हर एक राजनीतिक दल को अधिकार है, तो आप बूथ लेवल एजेंट का नाम सार्वजनिक करिए। ये तमाम ये दिल जले मजनू हैं, कंप्लेन दिए। जब इलेक्शन कमीशन की टीम गई, जाकर देखा तो वहां पूरे वोटर थे। ये हर चीज में आप इलेक्शन हार रहे, मैं जिम्मेदार। हाँ, तुम्हारी पार्टी में तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा, मैं जिम्मेदार। हाँ, तुम्हारे घर में मुर्गी अंडा नहीं दी, मैं जिम्मेदार। तुम घर में लाके भैंस को रखे, वो दूध नहीं दे रही, मैं जिम्मेदार। तो मैं कहां तक जिम्मेदारी लूंगा? ಬಾದಾಮಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಗೆಲ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ 10 ಸಾವಿರ ಲೀಡ್ ಇದ್ದು ಸಾರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲಯ್ಯ, ಇಲ್ಲ 800 ಸಾವಿರದಿಂದ ನೀನು ಗೆಲ್ತಿಯ, ನಾನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕೊನೆ ಚಿಮ್ಮಂಕೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಎಷ್ಟು ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಸಾಲ ತಗೊಂಡು 3,000 ಓಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೇನು ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ. कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो चुका है। केएन रजन्ना ने, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जब अपनी पार्टी पर सवाल खड़ा किया कि भाई हमारी सरकार थी 2024 में कर्नाटक में कांग्रेस की, फिर एक बार दलित नेता के ऊपर गाज गिरी। तो पढ़ेंगे कहां से नाम? कांग्रेस ने उनको नोटिस तो छोड़िए, उनको बर्खास्त करने का सीधा आदेश राहुल गांधी जी ने दिया। तो ये थी दिन भर के वार प्रतिवार जिसको हमने आपको दिखाया है। और दरअसल ये जो पूरा मामला है, अब कांग्रेस का कहना है कि वोट लूटे जा रहे हैं और ये जो पूरी प्रक्रिया है उस पर वो सवाल उठाती है। तो बीजेपी का कहना है कि ये घुसपैठियों को वोट बैंक बनाना चाहते हैं। क्या है ये दरअसल पूरा मामला, इसको समझेंगे 5 की पंचायत में। और क्या कुछ कहना है राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का और हमारे साथ जुड़े पत्रकारों का इस विषय पर, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ विजय शर्मा, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जुड़े हुए। विजय जी स्वागत है आपका। पवन पटेल, कांग्रेस के नेता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। पवन जी स्वागत है आपका। डॉक्टर विनीत सिंह, जो कि प्रवक्ता हैं लोजपा रामविलास के, हमारे साथ जुड़े हैं। प्रोफेसर विनीत सिंह, स्वागत है आपका डॉक्टर विनीत सिंह। अवधेश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हैं। अवधेश जी स्वागत है आपका। और मैं चाहूंगा कि शुरुआत भी मैं आपसे ही करूं, क्योंकि ये जो मामला है, आपको नहीं लगता है कि थोड़ा सा उलझता हुआ नजर आ रहा है, अगर दर्शकों के लिहाज से जो इसको समझना चाहते हैं उनके लिए? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब जबकि कहा है कि भाई ये जो एसआईआर है वो मतदाता फ्रेंडली है, ऐसे में जब ये सारा अभियान चलाया जा रहा है कि भाई इसमें वोट लूटे जा रहे हैं, इसमें तो हमारा वोट ही नहीं आ रहा है, और सुप्रीम कोर्ट उधर कह रहा है कि भाई ये तो मतदाता फ्रेंडली है, पहले आपने 7 कागज मांगे थे, पहले जो आप कराते थे एसआईआर, अब आप 11 मांग रहे हैं। तो कैसे देखना चाहिए इस पूरे मामले को? क्या सियासत है इसके पीछे की? देखिए, जिन आरोपों का आधार नहीं हो, जो कुछ आप अपने आप को तथ्य कहकर बता रहे हैं वो तथ्य हो ही नहीं, जमीन पर वैसा कुछ दिखाई नहीं दे, तो राजनीति में सड़कों पर तो आप आरोप लगा सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगा सकते हैं, सोशल मीडिया पर चला सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट में तो आपको तथ्यों पर बात करनी पड़ती है।
तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है, आज ही नहीं कल भी जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी और आज भी जो टिप्पणी फैसले नहीं होते हैं। जी जी बिल्कुल। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई पहले जब हुआ था तब तो 7 मांगे गए थे, 7 में से एक ऑप्शन आपको देना था, अब तो 11 कागजात के ऑप्शन दिए गए, तब तो ज्यादा बढ़ाया गया है। इसका मतलब है तो आपके लिए ज्यादा अनुकूल है, इस पर होना ही नहीं चाहिए बातचीत। असल में समस्या वहां है ही नहीं। अगर समस्या होती निखिल जी तो बिहार में लोग तो इसके विरुद्ध कहीं खड़े होते ना। कांग्रेस भी कहीं किसी शहर में, किसी क्षेत्र में, किसी प्रखंड में, किसी विधानसभा में आंदोलन करती दिखती ना कि यहां हमारे इतने नाम कट रहे हैं गलत तरीके से। तो कोई पार्टी कोई अपना खंडन लेके या किसी प्रकार की शिकायत लेके तो चुनाव आयोग के पास जा सकती थी, लेकिन यहां तो है नहीं। राहुल गांधी जी जब ये कह रहे हैं कि भाई हमको शपथ थोड़े देना है, मैं जो कहता हूं वही शपथ है। हमने तो संविधान के तहत शपथ लिया हुआ है लोकसभा में। यानी हमारे पर कोई, हम अगर किसी पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने हम पर गोली चलाई है तो हमको FIR थोड़े करना पड़ेगा, कोर्ट में थोड़े एफिडेविट देनी है। हम तो संविधान के तहत शपथ ले लिए। तो ये उलझ कैसे रहा है, उलझाने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये जो 2 मामले आए हैं, जो कर्नाटक के मामले में जो खासकर CM इब्राहिम तो उनके साथी थे, वो कह रहे हैं कि भाई हम तो 3000 वोट जब वो वहां से लड़ रहे थे, 3000 वोट चीमन कट्टी, तो मैं और चीमन कट्टी 2 लोगों ने मिलकर और सिद्धारमैया को बचाना था। और जानते हैं उस समय इनके वोट के जीत का अंतर कितना था? 1696। और उस समय नोटा में वोट पड़े थे 2007। तो इनका कहना है क्योंकि हमने उनको पैसे दिए थे कि या तो आप पक्ष में डालो या नोटा में डाल दो जी, तभी हम जीत पाएंगे। तो वो जब आपके अपने सहयोगी और आ रही है तो ये एक उदाहरण देना पड़ेगा। दूसरा जो वहां के सहकारिता मंत्री ने कहा है कि भाई हमारे कार्यकाल में हुए थे, एक आदमी का 3 जगह उस समय नाम होता था, लोग वोट डाल रहे थे और उसके पास उसके प्रमाण है, और हमारे कार्यकाल में हुए तो हम दोषी हैं कि नहीं है उसके लिए। जी देखिए, इसमें जो फैक्चुअल सिचुएशन क्या होता है, फैक्चुअल ये है कि हमारा आपका नाम हो सकता है 2 जगह हो। कई बार हाँ, बिल्कुल देखते हैं लोगों को। कई बार ऐसे लोग होते हैं जो दिल्ली आ गए, गांव में नाम रहता है, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो 2 जगह वोट भी डालते हो। लेकिन चुनाव आयोग षड्यंत्र पूर्वक भाजपा को जिताने के लिए भारी संख्या में ऐसा कर रहा है ना, ये खतरनाक आरोप है। क्योंकि ये खतरनाक आरोप अगर साबित हो गया तो भारत दुनिया में सिर उठाकर कहता है कि हम दुनिया के सबसे सफल और बड़े लोकतंत्र हैं। वो आपका सिर झुक जाएगा, क्योंकि आपकी पूरी चुनाव प्रणाली अगर साबित हो गई कि एक पार्टी को जिताने के लिए पूरी ताकत चुनाव आयोग लगा रहा है और हारे हुए उम्मीदवारों को जिताता है, उससे सरकारें बनती है, तो आपकी क्या हैसियत रहेगी? ठीक है। पवन पटेल, बहुत सारे प्रश्न हैं जो शायद आपको उत्तर आप देना चाहेंगे। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज जिस तरह से एक ऑब्जर्वेशन आया, जैसा कि अभी ये अवधेश जी कह रहे हैं कि फाइनल वर्डिक्ट नहीं है, तो ऑब्जर्वेशन ही है, मगर फिर भी इसके ऊपर एक मन में सवाल तो जरूर आता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन है कि SIR तो वोटर फ्रेंडली है, तो अब इसके बाद क्या रणनीति बदलेंगे आप लोग, या आपको लगता है कि नहीं अभी भी जनता के बीच में जाएंगे? क्योंकि 65 लाख लोगों का वोट कटा है बिहार से, जो आइदर डेड है या जो जिस तरह जो भी आई है चीजें, लेकिन एक भी आवाज वहां से नहीं आ रही आम जनता की। नहीं, अब आम जनता की आवाज सुनने के लिए कोशिश करेंगे तो आम जनता की आवाज आएगी, और अगर आम जनता की आवाज को सुनने की कोशिश ही नहीं की जाएगी तो आवाज नहीं आएगी। ये सिंपल सा फर्क है। हमने तो कई सारे टीवी मीडिया जर्नलिस्ट को देखा कि कई लोगों के इंटरव्यू लेते हुए देखे कि सब जगह आवाज आ रही है, लेकिन उस आवाज को सुनने का प्रयास करना पड़ेगा। आदरणीय अवधेश कुमार जी जैसे बोल रहे थे कि हमें भी चिंता, हर व्यक्ति को चिंता होनी चाहिए और हर व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए कि अगर राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाए, हम सिर्फ हाथ धोकर के ये पीछे न पड़ जाए कि राहुल गांधी जी को दोषी ठहरा दें, बल्कि हमें प्रयास करना चाहिए कि अगर राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाए हैं, जो सबूत दे रहे हैं, अगर उसमें कहीं भी सत्यता है तो उस सत्यता की जांच होनी चाहिए। हर व्यक्ति को यह कहने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि लोग एकदम राहुल गांधी जी को झूठा साबित करने पे क्यों तुले हुए, ये बड़ा समझ से परे है। उससे ज्यादा चिंता का विषय ये है जो आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार जी चिंता का विषय जो व्यक्त कर रहे थे। और मैं दूसरा ये कहता हूं कि सिंपल सी बात है, देखिए शंका उस समय होती है कि जब आप देखिए आसाम की जब एनआरसी होती है, वहां पे 3-3.5 करोड़ लोगों की एनआरसी करने में 6 साल का वक्त लग गया है। और जिस दिन यहाँ का बिहार का एनआरसी, उसके बाद 3 महीने में कैसे 8 करोड़ लोगों की एनआरसी कर दी जाएगी, तो शंका होती है कि एनआरसी SIR में वैसे फर्क है, इस बात को ध्यान रखिएगा, आगे कंटिन्यू रखिए। हमको ऐसे डोर टू डोर जाना पड़ेगा, आप जो उसके पैरामीटर्स उनको फुलफिल करना पड़ेगा ना, हमें वही तो जाना पड़ेगा ना कि हर व्यक्ति की जिस तरह की आप ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जो नहीं, इसमें ये भी है, मैं आपके बीच में नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन चूंकि जो आप
इस पे कह रहे हैं, तो एक्चुअली इसमें यह भी है कि जिसका नाम ऑलरेडी 2003 की वोटर लिस्ट में है उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अगर मेरे फादर का भी नाम है तो भी मुझे जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, अगर ऐसा बोल रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि कितने 7.5 करोड़ में सैकड़ों 1 करोड़ लोग को छोड़ के बाकी लोगों को कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ऐसा सच हो तो ये ठीक बात है। अगर डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं, उन लोग को परेशान तो इसीलिए मैंने कहा कि आप इसको एनआरसी और एसआईआर एक साथ कंपेयर मुझे तो लगता नहीं करना चाहिए। बाकी पैनलिस्ट बैठे हैं वो बताएंगे। जी, जस्ट हम तुलनात्मक उसमें बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ 3.5 करोड़ 8 करोड़ हैं। और जब ये 1 महीना पहले जिस समय इसका निर्णय हुआ था, जो चुनाव का इतना 1 महीना पहले चुनाव आयोग ने कहा कि उन्हें 4000 इसमें कंसल्टेशन हुई थी, इसमें एक भी स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू पर चर्चा नहीं की गई। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों को विचार विमर्श के लिए बुलाया तक नहीं गया। तो शंका जब इस तरह की स्पेशल इंटेंसिव हो जाती है तो वहां पे शंका होती है कि अचानक 22 साल बाद इस तरह का निर्णय क्यों लिया जाता है। जहां अभी कुछ महीने बाद चुनाव होता है तो वहां पर शंका पैदा होती है। और हम कहते हैं देखिए एसआईआर जो किया गया उसके पीछे बड़ा महिमा मंडन किया गया कि अब इसके बाद किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, सब फुल प्रूफ रहेगा। लेकिन अभी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मैं कहता हूं कि 1 अगस्त को चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पे जो अपलोड किया था उसको अभी शनिवार को शुक्रवार को आधी रात में उसको हटा करके जो फोटो फॉर्मेट में उसको कर दिया, जिससे कोई मशीन रीडेबल ना हो, जबकि फोटो फॉर्मेट 10 गुना हैवी फाइल होती है। ऐसा करने की जरूरत क्या पड़ी? एक घर में 250-300 लोग कैसे रह सकते हैं? 3 लाख लोगों का एक एड्रेस कैसे हो सकता है? तो अगर एनआरसी के एसआईआर के बाद अगर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में इस टाइप की खामियां हो, जो मरा हुआ वो जिंदा हो गया, जो जिंदा है वो मरा हुआ हो गया, तो फिर तो सोचने पे हर व्यक्ति को मजबूर होना चाहिए ना, हर वक्त को सोचने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन जो मेरा मूल सवाल था, ठीक आपकी बात, ये बात दरअसल सुनिए ना विनी जी, ये दरअसल पवन जी, दरअसल ये जो बात आप ये कह रहे हैं ये आप लोग पहले से भी कहते रहे, दूसरी डिबेट्स में भी कहते रहे। मेरा सवाल ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने आज कह दिया कि भाई एसआईआर जो है वो वोटर फ्रेंडली है, उसके बाद आप कहां खड़े होते हैं? मैं ये जानना चाह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला एसआईआर वोटर फ्रेंडली है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि चुनाव आयोग वोट को हटाने और जोड़ने का अधिकार उसका है। अधिकार का हनन की बात ही हमने ये कहा ही नहीं कभी कि चुनाव आयोग का अधिकार नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी ये बोला था कि एक सब बल्क में इतने सारे लोगों के नाम नहीं काटे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि अगर इनके काटे जाएंगे उनकी जांच होगी और हम बैठे हुए हैं, अगर कोई गलत होगा तो हम बैठे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है। योगेंद्र यादव जी की कई सारी बातों पर सुप्रीम कोर्ट समर्थन व्यक्त किया है कि हाँ सही बोल रहे हैं। तो वही तो सवाल है। खैर चलिए मैं ठीक आपका जवाब दरअसल पूरा आया नहीं विजय शर्मा जी, लेकिन बहुत सारे आरोप इन्होंने लगाए कि ये दरअसल कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर में काम कर रहा है चुनाव आयोग, और ये इस तरह से करने की जरूरत क्या थी? 22 वर्ष पहले जब ये हुआ था तो अभी दोबारा इसको कराने की जरूरत। हालांकि इन सब सवालों का जवाब दिया जा चुका है, फिर भी मैं चाहता हूं कि आपका पक्ष जो है वो बताइए। देखिए, पवन जी ने कहा कि राहुल गांधी जी को झूठा ठहराया जा रहा है। अब झूठे को झूठा नहीं ठहराएंगे तो क्या ठहराएंगे? यही राहुल गांधी जी महाराष्ट्र में आरोप लगाते हैं। एक बार कहते हैं 1 करोड़ मतदाता बढ़ गए, दोबारा बोलते हैं 70 लाख बढ़ गए, फिर बोलते हैं 39 लाख बढ़ गए। तो ये झूठ नहीं तो क्या है? फिर कहते हैं अचानक इतने सारे मतदाता कैसे बढ़ गया? मैं आपके सामने आंकड़ा पढ़ता हूं। 2004 में 4.7 मतदाता बढ़ते हैं, 2009 में 4.1 बढ़ते हैं। अब जब हमारी सरकार आती है 2014 में तो 3.4, 2019 में 1.3 और 2024 में 4 पॉइंट बढ़ते हैं। तो इनके अनुपात से तो हमारे कम बढ़े। तो झूठ कौन बोल रहा है? राहुल गांधी जी बोल रहे हैं। दूसरी, अभी पवन जी ने बोला कि भाई वहां योगेंद्र यादव जी ने बात रखी, तो शायद इन्होंने ये भी सुना होगा जस्टिस सूर्यकांत जी ने क्या कहा था कि ये जो त्रुटि है ये इसी प्रक्रिया के तहत ठीक हो सकती है। जब आपके आरोप ही ये है कि वहां कोई त्रुटि है तो त्रुटि को कैसे ठीक करेंगे? एसआईआर ही ठीक करेगी ना। इसी प्रक्रिया के तहत तो आप ठीक कर सकते हो। कौन सी प्रक्रिया लाओगे आप बताइए मुझे? कौन सा नियम लाओगे? और ये कौन सा पहली बार हुआ है देश में? ये 13 बार पहले हो चुका है। जवाहरलाल नेहरू के टाइम में 3 बार हो चुका है ये। तो ये पहली बार प्रक्रिया थोड़ी है। तो आप बार बार झूठ बोलते हो। और किस तरह से आज आपको आईना दिखाया गया आपके रायबरेली में, आपके वायनाड में, किस तरह से एक एक घर में 40, 100, 150 मतदाता निकले। हमने तो आरोप नहीं लगाया। ये कहते हैं कि महादेवपुरा की सीट के ऊपर कि ये आंकड़ा ऐसे कैसे आ गया इसमें, बाकी सीटों पे तो ये नहीं था। मैं कहता हूं महाराष्ट्र की धुले की लोकसभा सीट में देखिए 6 विधानसभा है, वहां एक विधानसभा जो मालेगांव सेंट्रल है वहां हमारी 5000 वोट नहीं आती और ये 1,98,000 वोटों से जीतते हैं। तो कैसे जीत गए? हमने तो उंगली नहीं उठाई। तो ये कहना अपने आप में, क्योंकि 90 इलेक्शन ऐसे हो चुके हैं जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हार चुकी है, तो ये देश को बरगलाना चाहते हैं। इनके प्रवक्ता आगे टीवी के ऊपर बोलते हैं कि बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे हालात हो जाएंगे।
तो आपकी जो नीति है वो देश में लोकतंत्र को कमजोर करने वाली है। बाई वोट आप जीत नहीं सकते, तो आप इस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करो, शोर मचाओ। अमेरिका में जाके, यूके में जाके आप किस तरह से हस्तक्षेप करने की बातें करते हो कि संवैधानिक संस्थाओं में हस्तक्षेप करो, तो आप झूठे हो, सर्टिफाइड हो। सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा होगा राफेल के मामले में राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ी, तो आप सर्टिफाइड झूठे हो, इसमें क्या गलत कहना है। दूसरा, इन्होंने कहा इनके दलित मंत्री रमन्ना जी कर्नाटक से कहते हैं ये हमारी सरकार की कमी थी, उनको रातों रात ही हटा देते हैं, बर्खास्त कर देते हैं, सच बोलने की सजा देते हैं एक दलित मंत्री को। 1952 में अंबेडकर जी के साथ क्या हुआ था बताइए आप मुझे, कितने हजार वोट उनकी इनवैलिड कर दी गई और 14,000 वोटों से मात्र वो जीतते हैं, 74,000 वोट के आसपास उनकी इनवैलिड कर दी गई। तो ये घपले तो इन्होंने किए। 1988 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में किस तरह से इन्होंने उनके जो वहां के मतदाता थे उनके साथ हेरा फेरी करके, धोखा करके और सरकार बनाई, और उसके हालात पर देश ने भुगते किस तरह से हुए। तो पवन जी आप आईना में देखिए, और जहां एक नागरिक की बात है तो मैं बताना चाहता हूं सोनिया गांधी जी 1980 में कौन सी यहाँ की नागरिक थी, उन्होंने तो नागरिकता नहीं ली थी। 1983 में भी वो जनवरी तक नहीं थी नागरिक, फिर भी वो वोटर लिस्ट में उनका नाम आ गया और वो वोटर लिस्ट में नाम दर्शाया गया था। कहें तो मैं बूथ नंबर भी कह देता हूं। उसके बाद में उन्होंने नागरिकता ली है, और इतने साल तक वो नागरिकता क्यों नहीं ली, तो ये प्रश्न खड़े नहीं होते हैं क्या? तो इस बात का मुझे जवाब दे दीजिए। ठीक है, मैं इस पे पवन जी आपके पास आऊंगा, बहुत सारे सवाल आपसे पूछे गए हैं, उसका जवाब आप दीजिएगा, लेकिन मैं डॉक्टर विनीत सिंह के पास आऊंगा। डॉक्टर विनीत सिंह, एक बात तो ये समझना चाहेंगे कि जो बिहार में किस तरह से एसआईआर को लेकर के किस तरह से जनता के बीच में आप देख रहे हैं, अनरेस्ट या किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं, दो बात, एक तो ये। दूसरी चीज, आपको क्या लगता है कि असली जो विकास के मुद्दे हैं दरअसल उससे ध्यान भटकाने की एक कोशिश हो सकती है? निखिल जी, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। आशा मेरी आवाज क्लियर होगी, लाउड होगी। जी जी। देखिए, बिहार में जो भी मतदाता है ना, एसआईआर से बड़ी खुश है। उनको मालूम है कि विशेष करके अगर बिहार में आप सीमांचल देखें तो वहां पे क्या हो रहा था। और निखिल जी, मैं कुछ बातों को आपके सामने कहना चाहूंगा जो कि अब तक चर्चा में नहीं आई हुई है, उनको जानना जरूरी है। देखिए, इलेक्शन कमीशन तो तकनीकी अपने जो भी एसआईआर के इस मुद्दे पे जो है अपना माकूल जवाब दे रहा है, साथ में सुप्रीम कोर्ट की मोहर भी लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के बारे में बड़ी अच्छी बात कही कि भैया यहाँ के लोग जो है ना, प्रशासनिक सेवा में का दबदबा है तो उनको बदनाम ना करें। लेकिन परेशानी क्या है निखिल बाबू ना, कि इनका ये प्रपंच समझिए हम लोग, ये जो विपक्ष है, मुद्दा विहीन विपक्ष बिहार में भी और केंद्र में भी, ये चाहते हैं कि ऐसा कोई भी आप संवैधानिक प्रक्रिया लेके आए जिससे देश का हित होता है, उसको ये अवरुद्ध करने की बात करते हैं। कई किस्से हैं, ये से स्टार्ट कीजिए, एनआरसी से स्टार्ट कीजिए, 370, किसान कृषि बिल, सब तरह का चीज। खाते क्या है, मुंह किए, इनकी फजीहत होती है, लेकिन फिर भी ये छोड़ते नहीं है। इनका एक ही मुद्दा है कि किसी तरह एक जो एनडीए की सरकार है जो देश हित के लिए काम कर रही है उसको कमजोर किया जाए। और इनके साथ में अगर मैं बात करूं, डीप स्टेट की बात कर लूं, ट्रंप की बात करूं, सब इनके सपोर्ट में खड़े हैं। लेकिन देश की जनता और खास करके प्रदेश की जनता, बिहार प्रदेश की जनता, प्रबुद्ध तो है ही, थोड़ी बहुत जनता जो भोली हो जाती है, उससे हमें बचाने की जरूरत है। बार बार ये कह रहे थे पवन पटेल जी, कांग्रेस के प्रतिनिधि, कि क्यों नहीं सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। आपको बता दूं, एसआईआर होने से पहले इलेक्शन कमीशन ने बिहार में सबको बुलाया था। वहां पे जाके इनकी जुबान नहीं खुलती है, रोड पे आते हैं और आके बकवास करते हैं, बरगलाने की कोशिश करते हैं। ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के साथ आप बैटिंग क्यों करते हैं। जब बात राजनीतिक मुद्दे पे आएगी, जब एनडीए का नाम ले लेके बोलेंगे आप ना, तब 2024 में उन्होंने कहा था कि लोकसभा चुनाव में अगर ये 400 का आंकड़ा पार कर जाएंगे तो संविधान को बदल दिया जाएगा। 1 साल हो गया निखिल जी, क्या संविधान बदला गया है? इसीलिए जनता को बरगलाने से बचाने के लिए हमें उतरना पड़ता है। तो इनका जो प्रपंच है, और ये कहते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये ऑब्जर्वेशन है, ये एक फीलर की तरह काम करता है कि आने वाला जो निर्णय होगा सुप्रीम कोर्ट का क्या होगा। एसआईआर एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है, अभी बिहार में शुरुआत हुई है, पूरे देश में चलेगी। और देखिएगा, जितने भी एनोमलीज हैं और विसंगतियां हैं, उनको हटाया जाएगा, और बिहार के लोग तो विशेष करके बड़े। ठीक है, ठीक है। बहुत सारे सवाल हैं दरअसल पवन जी आपके पास, उसका जिसका आपको उत्तर देना है। लेकिन जो ये कह रहे हैं, इस तरह के जो आरोप लगाए हैं अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने, कि घपला करना तो दरअसल आप लोग की आदत है, उन्होंने एक के बाद एक फहरिस्त गिनाई है, उस चीज को कैसे आप डिनाई करेंगे? क्योंकि जब आप एक जिसको कहते हैं कि क्लीन फेस के साथ पब्लिक के पास आएंगे, तभी आपकी बात सुनी जाएगी।
नहीं, देखिए, क्लीन फेस का निर्धारण करने वाली भारतीय जनता पार्टी जैसी कतनी जैसी है वैसे उसको दिखते हैं। हम ही कहते हैं कि नहीं, तो ये जो इन्होंने आरोप सारे लगाए हैं, मैं चाहता हूं कि एक एक करके आप उनका खंडन कर दीजिए। जब हम सत्ता में थे, ये बोल रहे हैं कि जब हम सत्ता में तब हमने दुरुपयोग किया, आरोप लगा रहे यही। तो ये क्या कर रहे थे? विपक्ष के नाते इनका फर्ज क्या था? तब ये कुछ नहीं बोले, खुद ही बोले कि हमने कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला कुछ आपने? जब गलत हो रहा तो आपको गलत में गलत बोलना चाहिए था ना, क्यों चुप रहे थे? इसका जवाब नहीं देंगे, ये सिर्फ घुमाने का प्रयास करेंगे, बरगलाने का प्रयास करेंगे। अभी बड़े राहुल गांधी जी के आंकड़े की बात करते हैं। अरे राहुल गांधी तो इंडिविजुअल व्यक्ति अपने आंकड़े बता रहा था पार्टी लेवल पे। आप तो सत्ता में होने के बाद भी आपके बिहार, महाराष्ट्र में जब चुनाव हुआ तो वहां आंकड़े, जिस दिन वोट पड़ा और जिस रिजल्ट आने तक कैसे आंकड़े बढ़ते गए, कैसे वोट प्रतिशत बढ़ता गया? चुनाव आयोग क्या कर रहा था? कैसे एक बार जो काउंटिंग होती हो, वोट पड़ जाता, उसके बाद एक आध परसेंट, आधा परसेंट बढ़ने की उम्मीद होनी चाहिए। 76 लाख वोटर बढ़ जाते हैं, ये सब नहीं बताएंगे वो कैसे बढ़ते जाते हैं, ये अपनी बात नहीं करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र को समझने का प्रयास करिए। अभी आदरणीय रामविलास पासवान जी वाली पार्टी के क्या ये भाई साहब बोल रहे थे, ये बोल रहे थे कि किसान हो चाहे वो राहुल गांधी, अरे हर चीज में राहुल गांधी ने जो बोला है, कोरोना के लिए बोला तो बात पहले उसका मजाक उड़ाया, फिर कोरोना से देश को बचाया। तीनों काले कानून को वापस लिया, मोदी जी ने उनको आतंकवादी बोला, फिलिस्तीनी ने बोला, फिर तीनों काले कानून वापस लिए 750 किसानों के शहीद होने के बाद। तो राहुल गांधी को हमेशा आईना दिखाने का प्रयास किया और आईना दिखाने का प्रयास करता रहेगा। मैं तो सिंपल सी बात करता हूं, चुनाव आयोग को क्या डर है? क्यों शपथ पत्र मांग रहा है राहुल गांधी? हम कहते हैं अगर NIR हुआ है उसके हिसाब से जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है उसमें कैसे 250 लोग एक कमरे में रह सकते हैं? ये अच्छा, अगर सच बोल रहे, ये एक सवाल और आता है बीच में। 2 मिनट। और मैं ये कहता हूं, जब CCTV कैमरे की फुटेज देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उस समय बोला था, तो उस समय 10 दिन में इन्होंने नियम क्यों बदल दिया? 45 दिन में उसको क्यों चेंज कर दिया? PDF फाइल को स्कैन करके फोटो फॉर्मेट में क्यों डाउनलोड कर दिया? सब क्या चल रहा, क्या दिक्कत है? जब 1 अगस्त को आपने किया तो फिर अभी 3-4 दिन पहले आधी रात को उसको आपने क्यों चेंज कर दिया? एक एड्रेस में जब बता रहे किसी घर में 250-300 लोग कैसे रह सकते हैं, ये सब जवाब नहीं है। इन सब का कि जो कोई मर गया है उसको आपका पॉइंट आ गया। अब आपका पॉइंट आ गया भाई साहब, इन सब मुद्दों को जब ठीक, आपका पॉइंट आ गया। एक एक करके जवाब ले लेते, एक एक करके जवाब भी ले लेते, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि इसी तरह की चीजें रायबरेली और दूसरी जगहों पर भी निकली, वायनाड में भी निकली हैं, तो वो प्रश्न आपके ऊपर भी आएगा, लेकिन कोई नहीं, ठीक है। अभी इन लोग से सुन लेते हैं, अभी विजय शर्मा जी पहले 10 सेकंड का। इन्होंने आरोप लगाया 5 बजे के बाद वोटिंग कैसे बढ़ गई। मैं आंकड़े बता देता हूं इनको। 5 बजे से पहले 58 लाख वोटर प्रति घंटे के हिसाब से डल रही थी वोटें, और 5 बजे के बाद में 32.5 लाख। तो बताइए, आंकड़े बताइए। अरे आप पढ़े लिख के आइए, कोई समझ के आइए, अपने नेता को समझाइए, पढ़ाइए कुछ। जो इनके अंकल जॉर्ज सोरोस लिख के दे देते वही पढ़ लेते हैं। पवन जी, ये पढ़िए जरा, आपने तो पढ़ लीजिए। आपने ऐसे आए बायां आए आपने बोल दिया। दूसरा, इन्होंने बोला 45 दिन के बाद में CCTV फुटेज। आप मुझे बताइए पवन जी सुनिए जरा, धैर्य रखिए सच्चाई सुनने का। 45 दिन के अंदर CCTV फुटेज के उसके बाद में भी प्रिजर्व रखी जा सकती है अगर आप कोर्ट जाते हैं तो उसी टाइम आपके BLO ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किए? आप बताइए मुझे, कौन सी आपके BLO ने ऑब्जेक्शन किया? क्यों साइन कर दिया वहां? अगर वहां फॉर्म 17C पे आपके साइन होते हैं तो इसका मतलब सब कुछ ठीक है। और 1 साल बाद आप आरोप लगाते हो, झूठे आरोप लगाते हो। शर्म आनी चाहिए, आप देश से माफी मांगो। इस तरह से आप बातें करते हो, और कोर्ट के आदेश को प्रिजर्व रखी जा सकती है CCTV फुटेज। अगर आप कोर्ट में जाएंगे, उसको चैलेंज करेंगे तो रखी जा सकती है। ठीक है, तो मैंने इनकी तीनों बातों का जवाब दे दिया। ठीक है, आप माफी मांगिए। 400 पार हुए आप लोग। अरे ठीक है, जो मूल प्रश्न था आपका, सुनिए भाई। अरे पवन जी सुनिए, पता नहीं कैसे मुद्दे पे पवन जी नाराज मत होइए। अरे पवन जी नाराज मत होइए, सुनिए तो। पवन जी नाराज मत होइए, सुनिए। आपकी बातों का इन्होंने जवाब दिया है। शर्म आनी चाहिए। अरे शर्म तो आपको आना चाहिए। अरे शर्म और की बात मत करिए भाई, एक दूसरे के बड़ी तिरंगा यात्रा निकाल रहे हो। अरे एक मिनट सुनिए, अभी दूसरे की बारी है। पाकिस्तान की यात्रा निकालोगे आप? नहीं, सुनिए, सुन लीजिए भाई। डॉक्टर विनीत सिंह की बारी है। विनीत जी, आप बहुत देर से कुछ कह रहे हैं। पाकिस्तान के 2 रुपए कर दिए भाई पवन जी बांग्लादेश बनाया है। ठीक है। बोलते हैं कि ज्यादा जोर से बोलिएगा नस फट जाएगा, शांति से बैठा कीजिए। एक लाइन है निखिल भाई कि अपने मियाँ फजीहत दूसरे को नसीहत। 3 बार माफी मांग चुके हैं। महाराष्ट्र में गए थे, हाईकोर्ट ने क्या कहा कि पूरा दिन आपने वेस्ट किया है, अपने ऐसे जो ज्ञापन लेके आते हैं पूरा दिन हमारा वेस्ट कर दिया है। शरद पवार 1 साल के बाद याद करते हैं कि मेरे पास ऐसे लोग आए थे जिन्होंने कहा था कि 168 सीट। उस समय क्या आपके मुंह में फेविकोल जमा हुआ था क्या? उस समय क्यों नहीं बोलते थे? हम इसलिए नहीं बोलते हैं
क्योंकि हमें मालूम है कि संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत ये काम हो रहा है और हमें जितने भी संवैधानिक संस्थाएं उन पर यकीन है, आपकी तरह नहीं है कि आप देखिएगा निखिल भाई, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आएगा ना तो ये उस पर भी चढ़ेंगे ये, क्योंकि इनको किसी भी संवैधानिक संस्थाओं पे यकीन नहीं है। ये देश के लिए काम नहीं करते हैं, ये पता नहीं किसके पाकिस्तान और चाइना के पेरोल पे रहते हैं और उनकी ही भाषा बात बोलेंगे। और जहां तक बात आपने कहा था निखिल भैया तो बहुत सही बात कहा था, अगर ये फॉर्मूला राहुल गांधी का लागू कर दिया जाए तो वायनाड, अमेठी, रायबरेली एक एक एड्रेस पे 200 लोग रहते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में कुछ नहीं करते हैं। ऐसी विसंगतियां को दूर करने के लिए एसआईआर बनाया गया। ठीक है, ये तो बात खैर सामने आ रही है कि जो विसंगतियां हैं दरअसल उन्हीं को दूर करने की बात कही जा रही है। जब भी कोई प्रश्न उठाता है कि मतदाता सूची में गड़बड़ है तो ये बात बार बार और यही बात सामने आ रही है कि भाई फिर तो एसआईआर हो जाने दीजिए, उसका विरोध क्यों? लेकिन हो जाए, हम तो समय की बात कर रहे हैं। हमारा निवेदन जो कम समय है, आप ये बताइए 2 मिनट मेरे सुनिए। इसके पिछली बार भी इतना ही समय दिया गया था। 2003 में 31 दिन आयोग कहता है कि हर फॉर्म की जांच होगी। अब ये बताइए जो रजिस्ट्रेशन पंजीकरण अधिकारी जो रोजाना 4000 फॉर्म की जांच कर लेगा। अच्छा, पिछली बार भी तो सुनिए, तो 2003 में भी तो 31 ही दिन में हुए थे, तब आप लोगों ने सवाल नहीं उठाए थे। यही बात बार बार कहा जा रहा है कि अब वो डिफरेंस क्यों? क्योंकि तब फिर अनुराग सिंह ठाकुर और बीजेपी के लोग कहते हैं कि दरअसल उसके पीछे का सारा खेल इसलिए है क्योंकि घुसपैठियों का वोट बैंक बचाना है, इसलिए आधार लाना चाह रहे हैं। क्योंकि सुनिए जो इनके आरोप आ रहे हैं, अरे बात तो सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। उसके बाद ये कहा जा रहा है आधार क्यों जुड़वाना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जिले हैं, ये लिस्ट बीजेपी के लोग बताएंगे या अवधेश जी के पास होगी, कि वो जहां पर 100% के मुकाबले 123% आधार बना हुआ है। आजादी से आबादी से जो है उसका जो प्रतिशत है वो ज्यादा है। इसका मतलब फेक बने हुए हैं, तो उसी फेक को तो दूर करने की कोशिश की जा रही है। देखिए अगर फेक बने हुए थे तो उसके बनाने की जिम्मेदारी भी सरकार की होती है। बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल होनी चाहिए, लेनी भी चाहिए। 2-3 प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए हमारा बस। मैं कहता हूं राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, आप सब बोल रहे हैं कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बीजेपी के लोग बोल रहे हैं। जो भी एक ट्रेंड चलाया जा रहा है पूरे देश में, हम कहते हैं आज सबसे बड़ी बात होती कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता और सीधे सीसीटीवी फुटेज का प्रसारण करा देता। क्यों नहीं कराया? डिजिटल फॉर्मेट में वोटर लिस्ट मांगी तो क्यों चुनाव आयोग डरता है, क्यों नहीं करा रहा? चुनाव राहुल गांधी जी ने जो साक्ष्य दिए उन साक्ष्य के आधार पर जांच कराने के बजाय राहुल गांधी से शपथ पत्र लेने में क्यों तुला हुआ है? क्या चुनाव आयोग शपथ पत्र देगा? राहुल गांधी जी ने जो जांच की, चुनाव आयोग ने जो पेपर दिए उन्हीं पेपर के बेस में किया। अब अभी 1 अगस्त को जब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पीडीएफ फॉर्मेट में थी तो उसको स्कैन करके फोटो फॉर्मेट में डाउनलोड करने की क्या जरूरत पड़ गई? एक घर में 250-250 हर समाज हर संप्रदाय के लोग कैसे रह सकते हैं? 3 लाख लोगों का घर का एड्रेस 000 कैसे हो सकता है? ये रायबरेली और वायनाड में भी सही होगा, ध्यान रखिएगा। This will apply for Raebareli and Wayanad as well. अब ये बोल रहे थे ईडीसी आईडी, अजीत पवार का क्या हुआ था? 27,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला करके मोदी जी के अब आप उसको डाइवर्ट मत करिए। देखिए अब आप ये करेंगे तो फिर वो पता नहीं कौन कौन सी लिस्ट बताएंगे। इसको डाइवर्ट मत करिएगा। नहीं, इसको डाइवर्ट मत करिए। सुनिए ये सब बातें बोल चुके हैं। सुन तो लीजिए पवन जी, आपने बहुत सारे सवाल उठाए हैं जिसका जवाब मैं बारी बारी से ले लूंगा। मुझे अभी अवधेश जी के पास भी जाना है, अवधेश कुमार जी के पास, लेकिन फिलहाल मैं रुकूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। मुझे बार बार कहा जा रहा है मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। 605 बदलो आदत बदलो। बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पंकज जी को बीमारी के कारण 7 बार हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। पॉलिसी बाजार की टीम ने हर बार उनका लाखों का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। बीमारी में हेल्थ इंश्योरेंस ही काम आएगा। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 360 रुपए महीने से शुरू। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और हम चर्चा कर रहे हैं एसआईआर ने किसका बढ़ाया सिरदर्द। दरअसल सर ने किसका बढ़ाया सरदर्द, अगर इसको सीधे कहा जाए
तो ये जो पूरा इस पर घमासान मचा हुआ, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल जो है वो हमारे कांग्रेस के नेता पवन पटेल ने उठाए हैं। मैं चाहूँगा एक एक करके जवाब दें। उससे पहले चलिए पहले मैं विजय जी के पास आता हूँ। विजय जी, आपने देखा है, इन्होंने कहा कि डिजिटल फॉर्मेट में क्यों नहीं दे दिया जाता है, 200-300 वोट किस तरह से एक घर से निकलते हैं। फिर उन्होंने कहा कि शपथ पत्र आखिर आप राहुल गांधी से क्यों लेना चाहते हैं। मैं आप ही के सवाल इनके पास दे रहा हूँ पवन जी। जी देखिए, इन्होंने कहा कि हमारे अब ये सुप्रीम कोर्ट का तो सुन के आए नहीं है, इनको पता ही नहीं है कल सूर्यकांत जी ने क्या किया है। उन्होंने ये बोला है, अभी वहाँ चुनाव आयोग ने बोला है उनके सामने, कोर्ट के सामने, कि हमने बीएलए जो इनके हैं सारी पार्टियों के, उनको साझा कर दी है जी। वोटर लिस्ट, जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है वो साझा कर दी है। अरे भाई पढ़ के तो आओ, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिए हुए बयान है। तो आप क्यों मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हो? और वोट चोरी कैसे होती है मैं इसका दिखाता हूँ। ये देखिए ये सोनिया गांधी का, मुश्किल है, ये आपका सीरियल नंबर, वोटर नंबर मैं सारा लेकर आया हूं। कांग्रेस कैसे वोट चोरी करती थी ये मेरे पास प्रूफ है, दिखाइए एक बार जरा। ठीक है, ये है जी, ये इस तरह से। तो पवन जी आप सोच समझकर बोलिए। आपके जो नेता है राहुल गांधी जी, उनको कुछ नहीं पता, वो सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं। झूठ के अलावा जो उनके अंकल जॉर्ज सोरोस लिख के दे देते हैं वही आंख बीच के वो पढ़ देते हैं। आप बिहार में जाइए, बिहार में बिल्कुल शांति है, अच्छे से कार्य हो रहा है। आप दिल्ली में बैठे यहाँ हंगामा कर रहे हो। अगर आपने हंगामा करना है तो शनिवार इतवार का दिन कीजिए, संसद को क्यों रोकते हो? आपको चुनाव आयोग बुलाता है, सारी विपक्षी पार्टियों को बुलाता है, प्रत्येक पार्टी से 2-2 मेंबर बुलाता है। आप पहुंच जाते हो, ये कह रहे हैं बैठने की व्यवस्था नहीं है। सुनिए विजय जी, ये कह रहे हैं कि शपथ पत्र क्यों लेना चाहते हैं राहुल गांधी से? उन्होंने क्या दिया? उन्होंने तो पहले ही एक सांसद के तौर पर शपथ ली है। नहीं, सांसद के तौर पे शपथ उन्होंने किस बात के लिए है? बताइए, झूठ बोलने के लिए? जरा पवन जी से पूछ लीजिए, झूठ बोलने के लिए या कोई क्राइम करने के लिए, अपराध करने के लिए? अगर कोई भी रेट पिटीशन, एचएलपी कुछ भी डलती है तो वो सपोर्टेड बाय जो एफिडेविट होती है ना, तो एफिडेविट के साथ दें। और वैसे भी कॉग्निजेंस ले लिया, चुनाव आयोग ने तो बुलाया इनको बाकायदा, आइए दीजिए, क्योंकि इनको पता है कि ये झूठे हैं। इनको शपथ पत्र देने में क्या दिक्कत है? आप मुझे बता दीजिए। अगर मैं कोई आरोप लगाता हूं मैं तो दे दूंगा। असल में शपथ पत्र देने में कानूनी बाध्यता हो जाती है, क्या ये वजह नहीं है पवन जी? मैं जल्दी से आपका जवाब चाहता हूं, फिर मैं जाऊंगा अवधेश जी के पास। कानूनी बाध्यता, देखिए कानून अगर सचमुच अपना काम करेगा तो कानूनी बाध्यता, ऐसा नहीं कि हम किसी को खून करेंगे या कोई जुल्म करेंगे तो शपथ पत्र देंगे। कानून कई बार अपने आप संज्ञान में ले सकता है, जो यथास्थिति दिखती है उसके हिसाब से भी कानून को अपने आप संज्ञान लेने का अधिकार है। यहाँ पर कोई नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इलेक्शन कमीशन का कोई प्रतिनिधि नहीं है, अदरवाइज ये सवाल इलेक्शन कमीशन से भी पूछा जा रहा है कि भाई आप क्यों नहीं कार्रवाई कर लेते हैं स्वयं संज्ञान में लेकर के इसको। तो वो ठीक है, वो उनके और आपके बीच का मामला है, लेकिन ठीक है, उसको तो डंके की चोट पे कहना चाहिए कि ऐसा गलत हो ही नहीं सकता। इंडिया टुडे ने भी सर्वे किया, इंडिया टुडे ने भी पाया कि राहुल गांधी जी 80 पते वाला जो उनका था उसको दावे को सही पाया है। तो यही चुनाव आयोग कह देना शपथ पत्र देके कि ऐसा गलत हो ही नहीं सकता हमारे चुनाव। अब ये इनसे बोल रहे डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं दे रहे कि भाई साहब एक कॉपी दिखा रहे कि हमने दे दिया है। अरे ये तो सोनिया गांधी का दिखा रहे हैं, अब क्यों नहीं दे पा रहे हो? सुनिए तो, सीसीटीवी फुटेज 45 दिन में डिलीट क्यों कर दिया बता दो। 1 अगस्त को आप जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट दी उसके जगह पे स्कैन करके क्यों दे? इन सब बातों का जवाब नहीं देंगे ये, बस ये करेंगे कि पहले ऐसा होता था, पहले से पूछिए, वहां साझा कर दी गई है। जो पॉइंट टू पॉइंट जवाब मांग रहे हैं उसका जवाब दे दीजिए। अरे जवाब दे रहे हैं, सुनिए तो वो क्या कह रहे हैं। आपके जितने बीएलए हैं वहां उनको साझा कर दी गई है और ये बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में बोला है। सुप्रीम कोर्ट में कोई झूठ नहीं बोल सकता। आपके राहुल गांधी जी तो बोल सकते हैं, माफी भी मांग लेते हैं। नहीं तो आपका बीएलए है, सुनिए आप मुझे बताइए, सुनिए आपका बीएलए है, सुनिए इनकी आपत्ति दिखाइए, एक भी आपत्ति है क्या इसके अंदर? दिखाइए जरा। पवन जी आज की लाया हूँ, एक भी आपत्ति नहीं है चुनाव आयोग के समक्ष, दिखाइए। ठीक है, पवन जी ठीक है पवन जी, आपकी आपत्ति? पवन जी झूठ बोलते हो। सुप्रीम कोर्ट ने योगेंद्र यादव को भी बोला आप 2 आदमी यहाँ लेकर आए हो, आप वहां ठीक क्यों नहीं? एक मिनट मैं एक चीज कह रहा हूं कि पवन जी की सबसे बड़ी बात है, आप कह रहे हैं कि भाई सुप्रीम इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं राहुल गांधी को दे रहा? आपके बीएलए हैं, आपके बूथ लेवल एजेंट है, आपकी पार्टियों के हैं, आप उनसे नहीं ले पा रहे हैं। आप कह रहे हैं हम तो आप ही से लेंगे, नहीं आप उनसे ले लीजिए ना। अगर आपके पार्टी के किसी, सुनिए, अगर आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं को सप्लाई कर दी गई तो जरूरी है कि राहुल गांधी के घर पे जाकर दी जाए तभी मानेंगे। भाई राहुल गांधी चुनाव की मांग रहा था, उनकी वेबसाइट से मांग रहा था। अभी हमारा बीएलए से लेंगे, कह देंगे उसमें टेम्परिंग की हुई, तो हम कहते हैं इसमें दिक्कत। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके बीएलए ने टेम्परिंग कर दी, आपका बीएलए टेम्परिंग करेगा तो आपकी जिम्मेदारी है ये। अगर आपका बीएलए तो आपका कार्यकर्ता हुआ ना।
मेरा निवेदन सुनिए, आपको ये नहीं लगता क्या कि आपका प्रश्न ये होना चाहिए कि भाई एक कॉपी और दे दे, तो आप उल्टा प्रश्न कर रहे हैं। नहीं, ये बताइए, फिर तो आप कहेंगे नहीं, इसलिए नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं जो तर्कों से इसको समझता हूँ, कॉमन सेंस है कि अगर आपके किसी कार्यकर्ता को दे दी गई, आपके किसी कार्यकर्ता को दे दी गई, तो फिर आपको अपने कार्यकर्ता से ले ली गई, वो ऑलरेडी आपका रिप्रेजेंटेटिव है वहां पे। अरे नहीं, वो आपका रिप्रेजेंटेटिव है। फिर आप कहेंगे मेरे महासचिव को भी दीजिए, हमारे जिले के सचिव को भी दीजिए, फिर वो सबको कॉपी सप्लाई करते रहेंगे। ऐसा ये कोई तर्क नहीं है। मेरी समझ से जनता इसको देख रही है, इसको समझ में आ रहा है, दे दी गई है, जिसको देना था दे दिया गया। आप उनसे ले लीजिए, आपकी पार्टी का कार्यकर्ता ये प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए कोई नहीं, मैं अवधेश जी के पास आऊंगा। अब सब लोग देखिए, ऐसा मुझे जो समझ में आया, जो मेरा कॉमन सेंस कहता था वो मैंने कहा, जो आपने कहा, अब इसको जो हमारे दर्शक हैं वो डिसाइड करें कि भाई ये अगर आपके पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को दे दी गई है, फिर आप क्यों कह रहे हैं कि मेरे भी हाथ पे लाकर दीजिए, आप उससे लीजिए। ठीक है, कोई नहीं, ऐसा कहीं नियम है कि सिर्फ एक ही बार दी जाएगी? कोई नियम नहीं, लेकिन ये भी नियम नहीं है कि पार्टी के हर कार्यकर्ता को जाकर दिया जाए। अगर एक को दे दी, फिर आपने रिप्रेजेंटेटिव क्यों रखा था? नहीं, ये कोई बहस का विषय नहीं है, फिर आपने रिप्रेजेंटेटिव क्यों रखा? ये सवाल भी उठता है कि आपके बीएलएस ने कोई भी, आपके जो बूथ लेवल एजेंट्स थे, उन्होंने कोई भी सवाल नहीं उठाया है, और उन्होंने सवाल नहीं उठाया है सियासत। जी, कांग्रेस पार्टी के उसमें देख लीजिए, जीरो। आपके बीएलएस, आपके कार्यकर्ता सवाल नहीं उठा रहे, आप लोग सवाल उठा रहे। ठीक। अवधेश कुमार जी, आपको लगता है कि ये दरअसल कुछ नहीं, ये एक नया एजेंडा बनाने का, या जो विकास या जो दूसरे चुनाव के जो एक एजेंडे होते हैं, जो चुनाव का एक जो थीम सेट किया जाता है, वो सेट करने की कोशिश है? देखिए, पहले तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता पवन जी जो हैं, मैं इनको तो बहुत तार्किक बात करते हैं, भले उनका पक्ष जो है वो राहुल गांधी की व्यवस्था होती है कि जो राहुल गांधी जी बोलेंगे उससे बाएं दाएं नहीं जा सकते हैं, तो बहुत अच्छे हैं, इनसे बहस करने में आनंद भी आ रहा है, लेकिन राहुल जी की भाषा रहने पर समस्या तो पैदा होगी। तो दूसरा यह है कि आपने मुझे बहुत लंबा बैठा दिया, इतना तो मैं प्रतीक्षा नहीं करता हूँ। एक बार बुलवाया, एक बार बुलवाया तो नहीं, ये तो चलता रहेगा ना भाई, अब वो बोलेंगे ये बोलेंगे तो चलता रहेगा, वो बीच में वो तो कभी बंद ही नहीं हो सकती है। तो इसलिए नहीं, ये हमारी बात इसलिए है कि मैं, आपने 3 मिनट बुलवाया, उसके बाद 41वें मिनट में आप मेरे पास आ रहे हैं, तो ये भी बात हमारी ही है रखना। दूसरा यह है कि देखिए, पिछले चुनाव में संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, लोकसभा चुनाव में कई जगह ये झूठ चल गया, कई राज्यों में कई स्थानों में ये झूठ चल गया। तो एक बार अगर कोई मांसाहारी जीव के मुंह में खून लग गया ना, तो उसको स्वाद लग जाता है। तो इस समय ऐसे लोग इस देश के और देश के बाहर हैं जो भारत में एक राजनीतिक अस्थिरता है, कुछ ऐसा माहौल कायम करो, तो उनको लग रहा है कि उसी प्रकार से कुछ ऐसी चीजें उठाओ जो कि फिर इस बार जो है लगातार वो चलती रहे, कामयाब हो जाए। क्योंकि अब संविधान रक्षा की तो बात कर रहे हैं, लेकिन आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, और दोबारा शायद वैसा नहीं चल पाएगा, वो एक समस्या उत्पन्न होगी। दूसरा है, इस समय आप देखेंगे राहुल गांधी जी की जो पूरी पॉलिटिक्स है, सर से ज्यादा महत्वपूर्ण ये विषय इसलिए है, राहुल गांधी जी की लंबे समय से जो आप पॉलिटिक्स देखेंगे, दुनिया में जो एक नियो लेफ्टिज्म पैदा हुआ है, ये नौ वामवाद है, नया वामवाद। पुराने जो कम्युनिस्ट होते थे उनसे हमारी वैचारिक असहमति होती थी, लेकिन उनका एक कमिटमेंट होता था अपनी लड़ाई के प्रति। ये अजीब ढंग से ये वामपंथी पैदा हो गए हैं, जिनकी एक अजीब दर्शन है, किसी के नेशनलिज्म को, उसके कल्चर को, उसके आधार पर देश खड़ा हो रहा है, उसको स्वीकार ही नहीं करना है, और उसमें देश के कुछ लोग उनके साथ मिलके, और दुनिया भर में ये चल रहा है। तो राहुल गांधी जी की नीति मुझे ये लग रही है कि जैसे पहले था कि लगातार बोलो कि सत्ता पर पूंजीपतियों का कब्जा है, सत्ता इस समय के जो ब्यूरोक्रेसी है, जो यहाँ का न्याय तंत्र है, सब सत्ता के कब्जे में है, इसमें आम आदमी कहीं नहीं है, बुर्जुआ के हाथ में शासन, उसके खिलाफ विद्रोह करो और खूनी क्रांति करो। राहुल जी को लगता है कि कुछ ऐसे ही हम भी करेंगे तो खूनी क्रांति तो नहीं होगी, लेकिन शायद अरब में जो हुआ था, अरब स्प्रिंग कुछ हो जाएगा, कुछ बांग्लादेश जैसा यहाँ कुछ हो सकता है। ये पॉइंट है, क्योंकि श्रीलंका जैसा कुछ हो सकता है। आप ये बताइए, मैं भी ये मानता हूं कि चुनाव आयोग ईश्वर नहीं है, कोई भी मतदाता सूची बनेगी भारत जैसे देश में, उसमें कुछ गड़बड़ियां हो सकती हैं, गड़बड़ियां रहती हैं। हालांकि कांग्रेस का बिहार में जनाधार ही नहीं है। राहुल गांधी 1990 से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बाहर है,
बिहार में बाहर है, लालू प्रसाद यादव जी ने बाहर किया है, यहां मुलायम सिंह और मायावती ने बाहर किया है, पश्चिम बंगाल में पहले वामपंथियों ने, तृणमूल कांग्रेस ने बाहर कर दिया है। आपको ये उड़ीसा में तो बीजेपी थी ही नहीं, नवीन पटनायक का शासन आया तब से वापस नहीं आया हूं, सारे चुनाव आयोग ने थोड़े कर दिया है। तो उसकी बजाय करने की बजाय आपने ये बनाया है कि चूंकि यही करो, झूठ फैलाओ। 17,000 लगभग 17,500 इनके बीएलए बिहार में है। तो आपका जमीन पर अगर काम नहीं होगा ना, तो आप बीएलए तो आप नियुक्ति का नाम दे देंगे, वो जाएगा ही नहीं वहां जमीन पर, है ही नहीं काम आपका। तो अगर जमीन पर नहीं जाएंगे तो आपकी कोई आपत्ति भी नहीं आती है। समस्या यहां आ गई है। उसके अलावा आप यहां खड़ा होकर के देश में और शपथ पत्र नहीं देंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या राहुल गांधी जी ने संविधान के तहत शपथ लिया था? कोई विषय अगर उनको न्यायालय में ले जाना होगा तो वो कैसे लेके जाएंगे न्यायालय में? एफिडेविट देंगे कि नहीं देंगे? किसी थाने में जाना होगा तो एफआईआर दर्ज कराएंगे कि नहीं कराएंगे? आप में अगर आप वो कह रहे थे कि मोदी जी में दम है तो बोल दे कि ट्रंप झूठा है। मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी में भी अगर थोड़ा सा दम है तो उनको लिख के देना चाहिए। और चुनाव आयोग ने बयान दिया है, चुनाव आयोग ने खंडन किया है कि आप जो नाम बता रहे हैं उस नाम ने अपने सामने आके कहा है कि हमने 2 बार वोट नहीं दिया है, और जो आपने पेपर दिखाए हैं उसमें मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। आपको कहां से मिला है हमको लिख के दीजिए ताकि हम इसकी जांच कर सकें। लिखने के बाद आप जिम्मेवार हो जाते हैं। ये सारा बयान सर ऐसा है या ऐसे नहीं चलेगा कि न खाता न बही। और जो राहुल गांधी जी कहे सही, राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं, देश की दूसरी बड़ी पार्टी के नेता हैं, संविधान के तहत शपथ लिए हैं, और चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, वहां प्रक्रिया से काम करनी चाहिए। उनकी जिम्मेवारी बनती है कि चुनाव आयोग की संवैधानिक गरिमा बने रहे। मुझे आरोप लगाना है तो संविधान के तहत मैंने शपथ लिया है, उसी संविधान ने प्रक्रिया निर्धारित की है कि हम जाके लिख के दें। ये देश में आप श्रीलंका और ये नहीं पैदा कर सकते। और आप लोग जिम्मेवार कार्यकर्ता है, आपको इंटरनली आवाज उठानी चाहिए। सीएम इब्राहिम आपकी पार्टी में थे और उन्होंने आवाज उठाई है। आज पड़े हुए हैं, आप देख लीजिए कितने शपथ पत्र में कितनी कार्यवाही हुई है। आप ये हम कहते हैं भाई इस समय तो देश सुन रहा है ना, अगर नहीं करेंगे तो हम लोग चुनाव आयोग पर उसी प्रकार हमला करेंगे। पवन जी ईवीएम को लेकर राहुल गांधी जी का ईवीएम नहीं, ईवीएम पर तो दुनिया भर में हुआ। 2015 से ईवीएम अभियान शुरू हुआ था। लंदन में, न्यूयॉर्क में, मॉन्ट्रियल में, कहां प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होते थे, और पूरी दुनिया में भारत के चुनाव प्रणाली को बदनाम करने की कोशिश। ये तरीका थोड़े होते हैं राजनीति का। तो अब ये बताइए पवन जी भाजपा ईवीएम का विरोध करती थी, लालकृष्ण आडवाणी जी ईवीएम का विरोध नहीं किया है विरोध। लेकिन एक पुस्तक आई थी, सुनिए ये भी एक झूठ चल रहा है। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक पुस्तक बीएल नरसिंह राव की एक आई थी, लेकिन बीजेपी ने 2009 चुनाव हारने के बाद नहीं कहा है कि हम इसके कारण हार गए हैं। और उस समय की बीजेपी जो आज की आपकी कांग्रेस ने लगभग वैसे ही थी, हर जगह चुनाव हार रही थी। उसको लगता नहीं था कि हमारा जनाधार खिसक गया है, जैसे आज आपको लग रहा है। क्यों हार रही? चलिए बता दीजिए। भाजपा ने ठीक है, वो नहीं किया। अब आप ये बताइए। अच्छा ठीक है पवन जी चिन्हों पर चल रहे हैं क्या? भाजपा का चिन्हों पर चल रहे हैं। पवन जी जीतते जाएंगे। 100 दिन में काला धन लाने का बात करेंगे, फिर भी जीतते जाएंगे, और उसके बाद हम शंका न करें। हर बार बीजेपी का कोई जनाधार नहीं है। इनकी बात मान ली जाए तो बीजेपी का कोई जनाधार नहीं है, कांग्रेस का जनाधार है। कांग्रेस को जीतना चाहिए चुनाव, और बीजेपी को चुनाव आयोग जिता दे रहा है, और जनता इनकी बात मान लेगी। ठीक है, एक मिनट पवन जी, एक छोटा सा सवाल मैं चाहता हूं कि बहुत जल्दी से जवाब दीजिए। उसके बाद बहुत देर से डॉक्टर विनीत कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनके पास जाऊंगा। पवन जी ये बताइए, ईवीएम को लेकर के उन्होंने क्या कहा, दूसरी पार्टी ने क्या कहा, बीजेपी ने क्या कहा, बसपा ने क्या कहा, उससे मतलब नहीं। आपने क्या कहा, आपके नेता ने क्या कहा, आप पूरी बात सुन लीजिए। अब आप ये कह रहे हैं और राहुल गांधी के बयान आ रहे हैं कि भाई हमारा उसके बारे में मैं कुछ बहुत विश्वास से नहीं कह सकता हूं। तो क्या इतने समय तक जो ईवीएम को लेकर के चलता रहा उस पे पहले माफी मांगेंगे, उसके बाद फिर आएंगे एसआईआर पर और मतदाता सूची पे? देखिए, ईवीएम पे माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता है। हम जो बोल रहे हैं, हम जो व्यक्त कर रहे हैं, अगर मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को अपने काम पे, अपनी नीतियों पे इतना विश्वास है तो हम कहते हैं जिस देश ने ईवीएम का इजाद किया उस देश ने ईवीएम से बंद कर दिया, तो आप भी ईवीएम से बंद कर दिया। हम तो कहते हैं कि सच्चा लोकतंत्र वही ना, अगर एक व्यक्ति को भी दिक्कत है, एक व्यक्ति को भी परेशानी है और मोदी जी को अपनी नीतियों पर इतना विश्वास है तो कर देना बिना ईवीएम का। हम कहते हैं एक व्यक्ति तो है ना इस दुनिया में, इस देश में तो एक व्यक्ति है जिसको यानी कि सारा टेक्नोलॉजी
सारी तकनीक, टेक्नोलॉजी नहीं, सारी चीजों को इसलिए बंद कर दिया जाएगा क्योंकि हूँ। राहुल गांधी को और कांग्रेस को दिक्कत है, वो चुनाव हार है। क्या तर्क है? मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। जिस ईवीएम की बैटरी 99% चार्ज होती है उसमें भारतीय जनता पार्टी विजयी रहती है, और 99% कैसे यानी आप चार्ज ये कह रहे हैं कि यही सवाल, इस ईवीएम की यूनिट की जो बैटरी 65-60% रहती है उसमें कांग्रेस जीती रहती है। जो डाक मतपत्र रहेंगे वहां पे कांग्रेस वो तो बैलेट पेपर से मना कर देते हमारी पार्टी कैसे हार गई। एग्जिट पोल थे, हर एग्जिट पोल कमलनाथ जी की सरकार बना रहा था, कांग्रेस पार्टी की सरकार बना रहा था, लेकिन अचानक फिर दिन रात दिन क्या हो गया? आपके कपिल सिब्बल तो लंदन में बैठ के कहते थे ईवीएम हैक हो सकती है। बताइए मुझे, अब ईवीएम भूल गए, अब माफी मांगो देश से। आप तो ईवीएम के ऊपर नहीं उठाते थे। चलिए आप सब लोग शांत हो जाइए। का इतिहास रहा है माफी मांगने का, अंग्रेजों से माफी मांगी, आप माफी मांगो। भाई माफी की कोई मतलब नहीं है। सीने पर गोली खा करके हमारे झूठ बोलते हैं, माफी मांगते हैं। चलिए शांत हो जाइए दोनों लोग। डॉक्टर विनीत सिंह बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका भी तर्क सुन लीजिए भाई जी। डॉक्टर निखिल जी, ये पवन पटेल जी भाषा की मर्यादा भूल जाते हैं। ये उस पार्टी के आते हैं जो जवाहरलाल नेहरू को नैनी जेल में पर्दा किस कलर का होगा वो अंग्रेज पूछा करते थे और क्या सब्जी खाएंगे, तो ये मुकाबला ना करे वीर सावरकर से। मैं कुछ बातों का जवाब देना चाहता हूं। अभी ईवीएम की बात आ रही थी, आज इसी कैलिफोर्निया में चुनाव हो रहा था तो अमेरिकन प्रशासन कह रहा था कि हमें इंडिया से सीखना है कि कैलिफोर्निया में वोट काउंटिंग में 2 दिन समय लग गया था। कुछ बातों का जवाब दे दूं जो कि पवन जी पढ़ते नहीं या प्रणेता की तरह जान लीजिए कि पहले तो वीडियो रिकॉर्डिंग कोई लॉ नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन ने इंटरनल मैनेजमेंट के अंतर्गत बनाया है, तो बात देने के लिए। और पीडीएफ फॉर्मेट अगर दिया गया तो डिजिटल फॉर्मेट ही कहा जाता है। पुट्टू स्वामी केस याद कीजिए 2018 में प्राइवेसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाया था कि आप इससे बेहतर नहीं दे सकते हैं और आपको डिजिटली फॉर्मेट चाहिए, आपको तो खुद से मेहनत करना सीखिए ना सर। हमारे बिहार में कहावत निखिल जी, लदवा दो घर तक पहुंचा दो, सब काम हम ही करें। आपका काम क्या करना है? केवल आरोप लगाना, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है पवन जी बताइए। बोल रहे सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था कि जब वोट परसेंटेज बढ़ा था तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप सीसीटीवी फुटेज उसको पेश करिए, हमने नहीं बोला था। भाई जब आपने कंप्लेन दायर किया है तब वो फुटेज को इलेक्शन लॉ में नहीं है ना, ठीक बोल रहे हैं। इलेक्शन लॉ में तो नहीं है, ये बात तो तर्कपूर्ण है। भाई कहां से कहां बात को ले जा रहे हैं? चुनाव आयोग कोई प्राइवेट थोड़ी है, चुनाव आयोग एक स्वैच्छिक संस्था है, उसको दिखाना चाहिए अगर कोई आरोप लगा रहा है। अच्छा मैं वापस एक और प्रश्न मेरे दिमाग में है, ये हो सकता है मैं ये चाहता हूं कि ऐसा हो, लेकिन फिर भी एक प्रश्न दिमाग में है जो कि मैं अवधेश जी के पास आऊंगा। जो नहीं देना है ना जी कि भाई आकर आप डिजिटल बना देंगे तो ब्रिटेन के कैम्ब्रिज एनालिटिका जैसे कुछ जो संस्थान है वो फिर भारत के चुनाव में उसी आधार पर हस्तक्षेप करेंगे ना, एक मतदाता का चला जाए। इसीलिए तो रोका गया था कि पीडीएफ फॉर्मेट में रहे, अगर क्योंकि दुनिया की सारी जासूसी संस्थाएं भी डाउनलोड कर लेंगी और भारत के चुनाव में हस्तक्षेप होगा। राहुल गांधी जी क्या कराना चाहते हैं? ये इसी से जुड़ा हुआ सवाल दरअसल कंडक्ट ऑफ इलेक्शन 1960 ये कहता है क्या सब चीजें सार्वजनिक रहनी चाहिए। सर ऐसा है नहीं, हर चीजें नहीं लिखी हुई है उसमें, हर चीज नहीं लिखी हुई है। आपका लाइन है, ये आपकी पंक्ति है, मैं आपको कह रहा हूँ उसमें हर चीज नहीं लिखी हुई है। आपको लग रहा है चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी लिखी हुई है, हर चीज नहीं लिखा हुआ है जो धारा की आप बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है कुछ नहीं हो सकता। नहीं कुछ होगा, आप लोग प्रयास करते रहिए, जनता के बीच जाइए। मैं इस पे और कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं अवधेश कुमार जी कोई नहीं भाई सुन तो लीजिए। मैं सुनिए मैं उनको राहुल गांधी उनकी मॉनिटरिंग हो रही होगी। सुनिए कांग्रेस में मॉनिटरिंग कोई बात नहीं। अवधेश जी आप ही से सवाल है। चलिए एक दूसरे पर छीटाकशी इस तरह से मत करिए, इस तरह से की मॉनिटरिंग आप भी की। अरे कोई नहीं भाई, इस तरह से छीटाकशी करेंगे। देखिए बहुत कम समय रह गया, मैं एक बड़ा सवाल मेरे दिमाग में आता है कि क्या ये जो सारा आपने श्रीलंका का जिक्र किया, आपने बांग्लादेश का जिक्र किया, मुझे तो एक बात तो और खराब लगती है। कुछ नेताओं को देखा, हमने सुना, वो कहते हैं इसका जो कंपैरिजन उन्होंने किया है कि बांग्लादेश में भी विद्रोह हुआ है, भारत जैसी एक चमकते हुए लोकतंत्र की, इतना विशाल वृहद लोकतंत्र, उसकी तुलना बांग्लादेश से करना, आपको लगता है अवधेश जी की कहीं ना कहीं इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है, ये वही राजनीति नहीं है जो सामने से दिखती है, कहीं और भी इंटरफेरेंस है इसमें? तो ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो कई दिनों से बोल रहा हूं कि राहुल गांधी जी को ये विचार और तथ्य कौन देते हैं, एक गंभीर प्रश्न है। राहुल गांधी जी जिस ढंग की राजनीति देश में कर रहे हैं
वो देश के लिए मतलब उसका क्या उत्तर दिया जाए, उसका कैसे सामना किया जाए, बहुत गहराई से देश को विचार करना पड़ेगा। मैं उदाहरण दे रहा हूं, जब श्रीलंका में महेंद्र राजपक्षे की परिवार के सत्ता नहीं पलटी थी तो आपने भी सुना होगा कि वहां भूखमरी की नौबत आ जाएगी, वहां का जो रुपया है वो खत्म हो जाने वाला है। और जैसे ही वो सत्ता पलट गई, कभी सुना है कि वहां भूखमरी हुई है? कभी सुना है कि श्रीलंका की आर्थिक हालत इतनी खराब है? आज जब डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने भारत के टैरिफ बढ़ाए हैं तो ये आंकड़े आ रहे हैं ना कि इस समय बांग्लादेश दुनिया में सबसे ज्यादा कपड़े का व्यापार करता है और इसका लाभ उसको मिल सकता है। और किसने वहां तक पहुंचाया था? जी, शेख हसीना ने पहुंचाया था। तो अगर आपके अंदर के लोग आपको इस ढंग से, हालांकि भारत श्रीलंका भी नहीं है और भारत बांग्लादेश भी नहीं है, और इस समय सत्ता में जो बीजेपी पार्टी है वो अकेले नहीं है, 25-30 संगठन उसके साथ है, तो वो इतना आसान नहीं है कि उसका उथल पथल हो जाए। लेकिन ये जो कुछ देश में किया जा रहा है और देश के अंदर गलतफहमी पैदा हो रही है और लोग उसके कारण खड़े होंगे, देश में हिंसा अगर खड़ी होगी उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? तो ये देखने की आवश्यकता है कि राहुल गांधी जी के सिद्धांतकार, रणनीतिकार, इसके पीछे के लोग कौन है जो इतनी भयानक बातें उनको दे रहे हैं कि इसको ऐसे फैलाओ और उसका खंडन हो जा रहा है। ठीक है जी, बिल्कुल। और सबसे खास बात यह है कि इस पूरे प्रकरण में जो जनता का विश्वास, उसके ऊपर जो ठेस पहुंचती है वो बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे वो चुनाव कंडक्ट कराती हो या फिर वो न्यायपालिका हो, उसके ऊपर हमको भरोसा रखना ही पड़ेगा। और सबसे खास बात है कि जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है तो फिर इतना ज्यादा अधीर होने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि एक विंडो आपके पास खुला हुआ है। जब आप छाती ठोक के कहते हैं कि हमको सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है तो थोड़ा सा धैर्य रखते, सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुन रहा है। फिलहाल हमारे सारे मेहमानों को, विजय शर्मा जी, पवन पटेल जी, डॉक्टर विनीत सिंह, अवधेश कुमार जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 5 की पंचायत में आज जिस तरह से ये सारा मामला आया है उसमें इस बात को भी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट उस बात को तुर्की ब तुर्की हर एक व्यक्ति का पक्ष सुन रहा है, तो थोड़ा धैर्य रखिए। जनता के बीच में कम से कम कोई भ्रम ना रहे, स्थिति स्पष्ट रहे और लोकतंत्र मजबूत हो। 5 की पंचायत में बस इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।